पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड, खबरों का महा बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम लेते हैं बड़ी खबरों की खबर, क्योंकि हर अहम खबर के पीछे एक असल खबर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड। और आज के बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं राजधानी रायपुर में हुए एक प्रदर्शन से जुड़ी तस्वीर के साथ। यह प्रदर्शन क्यों खास था, क्यों हम इससे बुलेटिन शुरू कर रहे हैं, यह आपको बाद में दिखाएंगे। पहले जरा आप इन तस्वीरों को देखें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने रैली निकाली है कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के बंगले का घेराव करने के लिए। यहां रैली निकाली थी और ये पुलिस के साथ फिर से धक्का मुक्की शुरू हो गई है। पुलिस के साथ जबरदस्त धक्का मुक्की की जा रही है और ये आक्रोशित हैं, रोजगार देने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि पढ़ाई करने के बावजूद इन्हें रोजगार, नौकरी नहीं मिल रही है। तमाम छात्र हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग करके इसे सप्रे साला मैदान के पास रोका था और अब ये तमाम छात्र जबरदस्त धक्का मुक्की करते हुए हैं ये, और शक्ति प्रदर्शन है। बेसिकली ये दिखाना चाहते हैं कि छात्र आक्रोशित है रोजगार की मांग को लेकर के, और ये जो व्यवस्था की है पुलिस ने उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस को आप सामने देखेंगे, तमाम जवान हैं, स्ट्रेटेजी की है। हालांकि पुलिस ने कभी भी बल प्रयोग नहीं किया। पिछला आंदोलन हुआ था उसमें भी पुलिस ने कोई बल प्रयोग नहीं किया। आज भी तमाम जवान आपको बिना डंडे के खड़े दिखाई देंगे। मंशा ये है कि चाहे जितना उग्र प्रदर्शन हो जाए, पुलिस आपा नहीं खोएगी और बल प्रयोग नहीं करेगी। और यही शायद रणनीति है बीजेपी के अनुशासनिक संगठन का कि वो पुलिस को मजबूर कर दे लाठीचार्ज करने के लिए या फिर हिंसा करने के लिए, और उसे फिर बनाया जाए, उसे फिर रखा जाए कि ये सरकार दमन कर रही है, पुलिस बर्बरता कर रही है। पुलिस ने अपने तमाम बलों को बिना लाठी के ही सामने रखा है। सिर्फ ये हाथ से, सिर्फ ये अपनी ताकत से उनको कंट्रोल कर रहे हैं। बल प्रयोग की कोई बात नहीं हो रही है और यही इनकी अपनी स्ट्रेटेजी है कि चाहे जो कुछ हो जाए वो बल प्रयोग नहीं करेंगे। और आइए अब इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है, जरा ये भी आपको सुनवाते हैं। जैसा परिस्थिति रहता है उस हिसाब से हम आगे का रणनीति बना करके उनसे कार्रवाई करते हैं। अभी जो प्रदर्शन हुआ उसमें शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन हो गया। तो आपने देखा कि ये प्रदर्शन क्यों खास था। अब जरा इस बात को भी समझें कि इससे हमने आखिर बुलेटिन की शुरुआत क्यों की, इसको डिकोड करते हैं। प्रदर्शनकारी छात्र रायपुर पुलिस को पूरे समय इन तस्वीरों में उकसाते दिखे, लेकिन पुलिस ने जिस संयम के साथ काम लिया उससे रायपुर पुलिस को एक सैल्यूट जरूर बनता है। इसके पहले भी भारतीय जनता युवा मोर्चा और बीजेपी का 24 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन था। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का प्रयास उसमें किया गया। बैरिकेडिंग्स को प्रदर्शनकारियों ने तोड़ा भी था, तब भी पुलिस ने काफी संयम के साथ में काम किया था। आज भी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए तैनात पुलिस कर्मियों के पास कोई लाठी नहीं थी, वो खाली हाथ थे। हेलमेट जैसी चीज भी पुलिस वालों के पास नहीं थी, यानी पुलिस ये कतई नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह का कोई हंगामा हो। हालांकि प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में कुछ जगहों पर कुछ वक्त पर धक्का मुक्की दिखाई पड़ी। पुलिस वाले जमीन पर गिरे, उनको कुछ चोटें भी आई, लेकिन पुलिस ने कोई लाठीचार्ज, कोई पानी की बौछार, इस तरह का कोई प्रदर्शन के विरोध में एक्शन नहीं लिया। इसका एक राजनीतिक पहलू भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि सरकार नहीं चाहती कि बीजेपी या उससे जुड़े किसी भी संगठन को विक्टिम कार्ड, पीड़ित होने का मौका दिखाने का कोई अवसर दें। बीजेपी और बीजेपी से जुड़े तमाम संगठन के लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि उनके पास पीड़ित होने का मुद्दा हो। बहरहाल एक बार फिर से पुलिस के पूरे मामले को टैकल करने की क्षमता को एक सैल्यूट बनता है।
और चलिए अब मध्य प्रदेश की तरफ आपको ले चलेंगे। खबर एमपी से, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर से कथित टुकड़े टुकड़े गैंग पर सीधे वार किया, हमला किया। देखें आप। तस्वीरें 15 अगस्त की हैं, जब बिल्किस बानो से गैंगरेप के 11 दोषियों को रिहा किया गया। इस पर एक्ट्रेस शबाना आजमी ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि उन्हें गुजरात सरकार के इस फैसले से न सिर्फ झटका लगा, बल्कि वो बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही हैं। इसके पहले जावेद अख्तर ने भी ट्वीट कर कहा था कि समाज में कुछ तो गलत हो रहा है। इन प्रतिक्रियाओं पर अब एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। अभी हमारी बेटी को झारखंड में जिंदा जला दिया, बोली ये कुछ नहीं बोली। भाजपा शासित राज्य में अगर कोई घटना हो जाए, फिर आप देखिए नसरुद्दीन शाह जी को, इनको फिर देश में रहने से डर लगेगा। वहीं कांग्रेस कहती है कि नरोत्तम मिश्रा इस तरह के बयान देकर केवल सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। लगातार इस तरह के मध्य प्रदेश में अपराध हो रहे हैं जो देश भर में जिनकी निंदा हो रही है और देश भर में मध्य प्रदेश कलंकित हो रहा है। और बेहतर है कि उनको ध्यान अपने विभाग पर देना चाहिए, मध्य प्रदेश पर देना चाहिए, लेकिन देश विदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बयानबाजी करते हैं। वैसे पहला मौका नहीं जब नरोत्तम मिश्रा ने टुकड़े टुकड़े गैंग पर प्रहार किया। इन सारी सियासी बयानबाजी के पीछे वोटों के ध्रुवीकरण की सियासत बताई जाती है। तो कहने का मतलब ये कि बीते 6 साल से कथित टुकड़े टुकड़े गैंग चर्चा में बना रहता है। आखिर ये टुकड़े टुकड़े गैंग है क्या, जिसका चर्चा बार बार राजनीतिक जगत में उठता है? जरा इसको डिकोड करते हैं। साल 2016 में पहली बार देश की सियासत में इस शब्द को या इस जुमले को आपने सुना होगा, टुकड़े टुकड़े गैंग। दरअसल जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे। इन प्रदर्शनकारियों को मीडिया के एक वर्ग ने टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम दिया और तब से बीजेपी ऐसे लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य ही कहता है, जो बीजेपी की केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की रीति नीति की आलोचना करते हैं। बीजेपी के नेता इन्हें सेक्युलर, खान मार्केट, गैंग, इस तरह के तमाम शब्दों का इस्तेमाल इनके लिए करते हैं। कुल मिलाकर टुकड़े टुकड़े गैंग का एक सियासी टर्म बन चुका है, जिसके माध्यम से बीजेपी अपने विरोधियों पर तीखा तंज कसती है, सीधे हमला बोलती। चलिए अब इस सीधे हमले के बाद में इस पर आज हमने डिबेट भी की, बहस भी की और यही पाया कि वाकई लोग एक तरह से अपने हिस्से को सही साबित करने के लिए दूसरे के लिए इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आज सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के नए जिले मोला, मानपुर, अंबागढ़ का औपचारिक तौर के ऊपर उद्घाटन कर दिया है। कहा कि झारखंड के विधायक छत्तीसगढ़ में ठहरे हुए हैं, भाजपा के लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। मुझे मेरे शुभचिंतकों ने बता दिया है कि जल्दी यहां ईडी और आईटी के छापे भी पड़ सकते हैं। शुभचिंतकों ने मुझे बताया है कि बहुत जल्दी ईडी आईटी का छापा पड़ने वाला है, क्योंकि हम झारखंड के विधायकों के यहाँ रोके हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने थोड़ी सी भूमिका, वो तो आए हैं, उनको कहीं भी जा सकते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ आए। तो सवाल ये उठता है कि सीएम भूपेश के इस बयान के क्या अर्थ हैं, क्या मायने? चलिए डिकोड करते हैं। भूपेश बघेल एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में उनसे किसी भी गैर जिम्मेदाराना बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो इसका कोई ठोस आधार होगा। दूसरी बात ये, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल में जैसे विपक्षी दलों पर ईडी, आईटी और सीबीआई की एक्शन दिखे हैं, उसने केंद्र सरकार के ऊपर सवाल उठाने के मौके दिए। तीसरी बात, छत्तीसगढ़ राज्य पिछले 3 साल से केंद्र की राजनीति का भी एक हिस्सा रहा है और सीएम भूपेश के बयान को गंभीरता से जरूर इसमें लेना पड़ेगा। वैसे स्वस्थ लोकतंत्र में कानून के मुताबिक कार्रवाई हो, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई बदले की कार्रवाई ना हो या अपने बात को मनवाने के लिए या विरोधियों को दबाने के लिए कार्रवाई का इस्तेमाल ना हो, ऐसा हर भारतीय, हर लोकतंत्र का विश्वास रखने वाला नागरिक चाहता है। चलिए अब बात कर्मचारियों की। 34% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के अनुरूप आवास भत्ता देने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी आंदोलनरत थे, जिनका आंदोलन आज आखिर समाप्त हुआ। पिछले 12 दिनों से प्रदेश में चल रही कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई। इसमें करीब 4 लाख कर्मचारी और कई संगठन शामिल थे। मंत्री रविंद्र चौबे की मध्यस्थता के बाद उन्हें 1 साल का एरियर जीपीएफ खाते में जमा करने का आश्वासन मिला है, जिसके बाद कर्मचारियों ने हड़ताल स्थगित करने का ऐलान किया है।
सरकार ने कहा कि अभी अगस्त से ही हमने 6% महंगाई भत्ता दिया है, आर्थिक स्थिति को देखते हुए आप लोग भी थोड़ा नीचे आइए। तो हमने कहा ठीक है, इसको दिवाली के समय दिया जाए, तो सरकार ने भी इसे मान लिया है। साथ ही बाकी के 6% महंगाई भत्ते को दिवाली और राज्य स्थापना के मौके पर दिए जाने का आश्वासन दिया गया। इसके अलावा 7वें वेतनमान के अनुरूप आवास भत्ता दिए जाने को लेकर एक कमेटी बनाने का आश्वासन भी दिया गया। वर्तमान में कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता मिल रहा है, इसे 34% किए जाने की मांग थी। जो 6% अटका हुआ था उसे देने को लेकर ही पेंच फंसा था। वहीं आज सभी जिलों के कर्मचारी लौट जाएंगे और सोमवार से सरकारी ऑफिस में एक बार फिर कामकाज शुरू हो जाएगा। तो कर्मचारी इसमें आश्वासन में विश्वास करते हुए पीछे हटे हैं। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर के जो बड़ा प्रदर्शन किया, इसके बाद आज उस विश्वास पर विश्वास जताया जो सरकार ने उनको दिया। आखिरकार आज एक राहत वाली खबर मिली। कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। हड़ताल के ये जो 12 दिन थे, इसमें काफी दिक्कतें हुई। क्या निहितार्थ है इनका, जरा इस बात को भी डिकोड करते हैं। पहली बात जो क्रिस्टल क्लियर है, पूरी तरह स्पष्ट है कि दोनों पक्षों यानी कि सरकार और कर्मचारी संगठनों ने समझदारी से इसमें काम लिया, संवाद किया, समस्या का समाधान खोजा। अब तक संवादहीनता की स्थिति कुछ देर तक दिखाई पड़ी थी। सरकार ने भी सख्त रवैया अपनाया, फिर थोड़ी नरमी बरती, कर्मचारियों की मांग पर विचार किया और पूरा करने का उनको आश्वासन दिया। इसी तरह कर्मचारी संगठन ने भी सरकार को वक्त दिया। कुल मिलाकर संवाद दोनों पक्षों की तरफ से प्रयासों से हो पाया, समाधान इसका निकल पाया। 12 दिन से सरकारी दफ्तरों में ताले पड़े हैं, जनता कामकाज को लेकर परेशान थी और अब यह कामकाज वापस से मंडे से शुरू होगा। ये आम जनता के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। चलिए, अब छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन भले ही एक थमाओ, लेकिन प्रदर्शन की तस्वीरें प्रतिदिन कहीं ना कहीं से आती हैं। प्रदेश में आज 2 बड़े प्रदर्शन हुए, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर है रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट की, जहां झारखंड के महागठबंधन के विधायक रुके हुए हैं, क्योंकि झारखंड में एक सियासी संकट जैसी स्थिति है। इस रिजॉर्ट के बाहर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों ने झारखंड में अंकिता हत्याकांड का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो रेलवे की मनमानी के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन की है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के निवास का कांग्रेसी नेताओं ने घेराव किया। जिले भर से कांग्रेसी बिलासपुर पहुंचे, आरोप लगाया कि रेल यात्रियों की अनदेखी हो रही है, ट्रेनों को लगातार कैंसिल किया जा रहा है और आखिर ये कब जाकर सिलसिला रुकेगा, ये लोगों ने पूछा है। और इस पर आपको याद होगा मुख्यमंत्री ने भी पिछले दिनों ट्वीट किया था और कहा था आखिर ऐसा क्या करें कि रेल यात्रियों की दिक्कतें खत्म हो जाएं, रेलवे का ध्यान इस तरफ आ पाए। अब बात करेंगे एनसीआरबी के आंकड़ों की, जो जब कभी भी आते हैं और किसी भी प्रदेश को आईना दिखाते हैं तो वहां काफी राजनीति होती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में रेप के मामलों में अव्वल दिखने के बाद सरकार सख्त हो गई है। मध्य प्रदेश में आजीवन कारावास 14 साल की सजा नहीं, बल्कि दोषी की अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा, इस तरह का संशोधन लाया जा रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों ने एक बार फिर मध्य प्रदेश के माथे पर कलंक का टीका लगा दिया है। सरकार सख्त हो गई। सरकार ने फैसला किया कि रेप समेत गंभीर अपराधों में आजीवन कारावास की सजा पाए दोषियों को आखिरी सांस तक जेल में ही रहना होगा। इनमें आतंकी, बच्चियों से ज्यादती करने वाले, गैंगरेप, जहरीली शराब बनाने वाले, विदेशी मुद्रा से जुड़े अपराधी, 2 से ज्यादा मामलों में हत्या के दोषी शामिल हैं। इतना ही नहीं, इनमें सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान हत्या का अपराध करने वाले दोषी भी शामिल होंगे। हालांकि कांग्रेस इस कवायद पर सवाल उठा रही है। और रैप करने वाले तक उनके प्राण नहीं निकल जाते, वो नहीं छोड़े जाएंगे। गुजरात सरकार के निर्णय को शिवराज सरकार ने भी मान लिया गलत था, इसलिए इस तरह का प्रावधान मध्य प्रदेश में किया गया। कानून के जानकार सरकार के इस कदम का स्वागत कर रहे हैं। ज्यादा हत्याएं की उसमें जो पूरा नेचुरल सजा है उसके तहत इट्स अ गुड मूव। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित नीति को लेकर अफसरों से चर्चा भी की है। अब ये नीति कितनी कारगर साबित होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले कांग्रेस और भाजपा में टिकट पर घमासान मच सकता है। यह बात तय है कि कई विधायकों के टिकट कट सकते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा में टिकट के सैकड़ों दावेदार सक्रिय हो गए हैं। इसकी वजह यह है कि पिछले कुछ दिनों से दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता अपने बयानों से ये संकेत दे रहे हैं
कि जिन विधायकों का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा केवल टिकट उन्हीं को मिलेगा। सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के 71 विधायक हैं। निश्चित ही इनमें से कईयों को टिकट नहीं मिलेगा। पार्टी अपने स्तर पर इन विधायकों के कामकाज और आम जन के साथ संपर्क की मॉनिटरिंग कर रही है। वहीं 15 साल बाद 14 सीटों पर सिमटी भाजपा में भी काफी संशय की स्थिति बनी है। वर्तमान विधायकों को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर कई सवाल हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में सिटिंग सांसदों के एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए पार्टी ने सभी के टिकट काट दिए थे। कुछ दिन पहले ही बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के पदों पर नए चेहरों की नियुक्ति की है। इससे ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी नए लोगों को मौका दे सकती है ताकि पुराने मंत्रियों या विधायकों के खिलाफ जनता की नाराजगी का खामियाजा पार्टी को ना हो। तो पूरी खबर आप देख चुके हैं। कहने का अर्थ यह है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों के सामने टिकट वितरण एक बड़ी चुनौती रहेगा और इसको लेकर पार्टियों ने अभी से सोचना या फॉर्मूलों पर काम करना शुरू किया। इसका समाधान क्या होगा, इसका असर क्या होगा, जरा इस बात को भी डिकोड कर लें। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही परफॉर्मेंस को बेस कर रही हैं, आधार बना रही हैं। अपने अपने मौजूदा विधायकों को टिकट देने पर वो विचार उनके परफॉर्मेंस के आधार पर ही करेंगे। अब अगर मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं मिलता तो उनके बागी होने का खतरा जरूर रह सकता है। हो सकता है कि टिकट ना मिलने की स्थिति में दावेदार निर्दलीय उतर जाए मैदान में। कांग्रेस के लिए दूसरी बड़ी चुनौती है कि एंटी इनकम्बेंसी से निपटे। हर सत्ताधारी दल के सामने एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ी चुनौती रही है और इसीलिए सत्ताधारी दल को अपने विधायकों की परफॉर्मेंस को लगातार मॉनिटर करना पड़ता है, रिपोर्ट बनानी, देखनी और बतानी पड़ती। बात बीजेपी की करें तो लगातार 3 टर्म तक सत्ता में रही। इसके बाद जनता ने उनको एक तरह से सीधे तौर पर सत्ता से बाहर किया और काफी लिमिटेड सीट्स थी और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने चेहरों पर दांव लगाने से निश्चित तौर पर बचना चाहेगी। अब देखना है कि कांग्रेस बीजेपी दोनों टिकट वितरण की चुनौती से कैसे निपटते हैं। क्या कोई फॉर्मूला पहले से अनाउंस करते हैं या जो मौजूदा संकेत हैं इसी के ऊपर आगे बढ़ते हैं। अगली खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले से, जहां एक के बाद एक 6 दिन के भीतर 4 वारदातें हत्या की हुई। इसे अंजाम देने वाले सीरियल किलर को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मानसिक तौर पर विक्षिप्त है, जिसे सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर भोपाल के कोईफिजा इलाके से पकड़ा गया। सागर में हफ्ते भर में 3 चौकीदारों को मौत के घाट उतारने वाले कातिल को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी शिव प्रसाद मानसिक तौर पर विक्षिप्त है, जिसने भोपाल के बैरागढ़ इलाके में मार्बल दुकान के चौकीदार की भी हत्या की थी। वहीं सागर में 3 चौकीदारों को मौत की नींद सुलाया था। जो आधार कार्ड है उस पे उसका नाम शिव प्रसाद है। सागर जिले के केसली थाना के अंतर्गत रहता है। वो 3 घटनाएं सागर की उसने की है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी शिव प्रसाद को सागर पुलिस अपने साथ लेकर गई है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने इन कत्लों के अलावा ऐसी किसी और भी वारदात को अंजाम तो नहीं दिया। अभी और डिटेल निकाल रहे हैं, पूछताछ उसके जारी है और इसको पकड़ लिया है। इसके लिए पुलिस को बधाई। अंधे कत्लों की गुत्थी उन्होंने सुलझाई। शुरुआती दौर में पता चला कि आरोपी मोबाइल और पैसे के लिए हत्या की वारदात को अंजाम देता था। तो चलिए, रात की बात यह कि सीरियल किलर पकड़ में आ गया और ये एक ऐसी फिल्म से प्रभावित बताया गया जो चाहता था कि उसका बहुत कम समय में नाम हो। इस तरह की कई सारी और जानकारियां पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में आगे सामने आएंगी। आने वाले वक्त में जिस अंदाज में क्राइम तेजी से बढ़ रहे हैं, जिस अंदाज में क्रिमिनल्स जो है आगे अपनी पुलिस को चुनौतियां दे रहे हैं, उसी तरीके से पुलिस को भी निश्चित तौर पर आगे क्राइम को जो है वो चीजों को टैकल करना होगा। और ये आज पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नजर आया जब इस किलर के बारे में बातचीत हुई। खबर अब अर्जेंटीना से, जहां की वाइस प्रेसिडेंट क्रिस्टीना फर्नांडिस को जान से मारने की कोशिश की गई। सरेआम एक व्यक्ति ने उन पर गोली चलाई। पूरी घटना क्या है जरा आप देखें। कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्राउन जैकेट में दिख रही इस महिला के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ये महिला अर्जेंटीना की वाइस प्रेसिडेंट क्रिस्टीना फर्नांडिस है, जिन पर सरेआम गोली चलाने का प्रयास हुआ, लेकिन ऐन वक्त पर ट्रिगर फंस गया और क्रिस्टीना की जान बच गई। दरअसल क्रिस्टीना अपने घर के बाहर समर्थकों के बीच मौजूद थी। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने
पॉइंट ब्लैंक रेंज पर महिला पर बंदूक तान दी। घटना के दौरान अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने हमलावर को फौरन गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर आगे जांच कर रही है। चलिए, तो ऐसी कई घटनाएं हैं जिन घटनाओं को लेकर सारी दुनिया में चर्चा होती है और ऐसी एक तस्वीर ये भी थी जिसमें वो बाल बाल बच गए और सभी ने रात की सांस ली और अब आगे पूछताछ उससे होगी। आज की न्यूज डिकोड में बस इतना ही। रात को 8:55 पर कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना और परिवार का अच्छे से ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।